हेलो फ्रेंड्स, 5 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है 7 किल्ड एज यूके टारगेटेड फॉर थर्ड टाइम इन 3 months। तो यूके में जो टेरर अटैक हुआ तो लंदन ब्रिज पे या हाई स्पीड वैन को ले जाया गया और यहाँ पे बरो मार्केट है फेमस लंदन में, वहां पे यहाँ पे लोगों को नाइफ से अटैक किया गया, 7 लोगों की डेथ हो गई, 48 लोग इंजर्ड है। और ये 3 अटैकर्स थे जो एक्सप्लोसिव वेस्ट की तरह पहने हुए थे और फर्स्ट इमरजेंसी कॉल के 8 मिनट के अंदर यहाँ पे लंदन पुलिस पहुंची और ये तीनों अटैकर्स को मार गिराया गया। तो यहाँ पे जो ये थर्ड इंसिडेंट हुआ है लंदन यूके में आफ्टर द लास्ट इंसिडेंट हमने देखा था मई में, अरियाना ग्रैंड रेस्टोरेंट कॉन्सर्ट जो था यहाँ पे इन मैनचेस्टर, यहाँ पे अटैक हुआ था कॉन्सर्ट के बाद। वेस्टमिंस्टर में भी अटैक हुआ था मार्च में, जो पार्लियामेंट हाउस है उसके पास। तो ये तीसरा इंसिडेंट हुआ यूके में और ये स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि अब यूके में स्नैप इलेक्शंस अनाउंस किए गए। तो प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने स्नैप इलेक्शंस अनाउंस किए और जनरल इलेक्शंस अब होने वाले हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है एनआईए कंटिन्यूज टेरर फंड सर्चेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पे सर्चेस रेड्स कंडक्ट कर रही है ऑन द सेपरेटिस्ट लीडर्स कश्मीर वैली में जो है। तो वहां पे यहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है, पाकिस्तानी करेंसी, यूएई, सऊदी अरेबिया की करेंसी यहाँ से सीज की गई है। तो ये कंसर्न है कि जो यहाँ पे कश्मीर वैली में अनरेस्ट है, तो स्टोन बेल्टिंग किया जाता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज है, इनको फाइनेंस करने वाले लोग जो है उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो ये एनआईए का यहाँ पे सेकंड डे का सर्चेस कंटिन्यू किए गए। फिर अगला है वुमेन टू गेट कम्बैट रोल इन आर्मी। तो आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि वो एंडोर्स करते हैं कि वुमेन को कम्बैट रोल में लेना चाहिए इंडियन आर्मी में। तो इनिशियली इनको मिलिट्री पुलिस के पोस्ट में लिया जाएगा और बाद में कम्बैट रोल में भी लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट को ये पॉइंट रखी उनके सामने और ये गवर्नमेंट से वो एंडोर्समेंट मांग रहे कि वो इसको अप्रूव करे। तो वुमेन कम्बैट ऑपरेशंस में हो सकते हैं और मिलिट्री पुलिस के जो पोस्ट है यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस सोल्जर्स फॉलो कर रहे हैं, वो रेगुलेट करना होता है। मेंटेनिंग मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स पीस और वॉर टाइम्स में, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को हैंडल करना, सिविल पुलिस को एड करना, असिस्ट करना, ये सारे फंक्शंस होते हैं मिलिट्री पुलिस के। तो इन पोस्ट में पहले वुमेन को रिक्रूट किया जाएगा। तो ये वुमेन इन कम्बैट ऑपरेशंस ये काफी कम कंट्रीज में होता है, जो लिस्टेड कंट्रीज है बस यही कंट्रीज में यहाँ पे वुमेन अलाउड है। और इंडिया में अगर ये होगा तो ये एक लिस्ट में इंडिया भी ऐड की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यूएसए, कनाडा है और बाकी ऑस्ट्रेलिया और बाकी ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस और एशियन कंट्री जो है वो है इजराइल। बस इन्हीं कंट्रीज में वुमेन को कम्बैट रोल्स में लिया जाता है, वरना कोई और कंट्री में वुमेन कम्बैट रोल्स में नहीं होती। तो इंडिया में इसको एंडोर्स किया गया, ये पॉजिटिव चीज है। फिर अगला है प्रधान टू टेक अप कलमा बैरेज इश्यू विथ सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कहा कि कलमा बैरेज गेट्स को ओपन किया जाए ताकि महानदी रिवर वाटर फ्लो फ्रीली हो सके, ताकि ओडिशा में भी ये महानदी रिवर पहुंचे और यहाँ पे जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी सफरिंग्स कम हो। तो ये महानदी रिवर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ अपर रिपेरियन स्टेट है, मतलब महानदी रिवर यहाँ से फ्लो होकर ओडिशा पहुंचती है और फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट यहाँ बैरेज से यहाँ पे गेट्स क्लोज करके वाटर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो नीचे डाउनस्ट्रीम स्टेट्स को यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ओडिशा चीफ मिनिस्टर ये डिमांड कर रहे हैं कि ये कलमा बैरेज गेट्स ओपन किए जाए। और अब यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी यही चीज मैटर उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सेंट्रल वाटर कमीशन को भी अप्रोच करेंगे इस पॉइंट के लिए। फिर अगला है ट्रिन ट्रिन लॉन्च्ड इन मैसूरू। तो ये पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग प्रोजेक्ट है जो मैसूरू में लॉन्च किया गया है। ये कंट्री का फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है, तो फर्स्ट सिटी है मैसूरू जहाँ पे ऐसा पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो ये ट्रिन ट्रिन प्रोजेक्ट को कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने ही इनॉग्रेट किया और यहाँ पे इसके अंदर 48 डॉकिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। तो यहाँ पे बाइसिकल्स अवेलेबल होगी, आप यहाँ से बाइसिकल पिकअप कर सकते हैं, रेंट पे बोरो करो और आप यहाँ पे जहाँ आपको ट्रैवल करना है वहाँ ट्रैवल करके आपके डेस्टिनेशन के पास सबसे नजदीक जो डॉकिंग स्टेशन है वहाँ पे आप ये रिटर्न कर सकते हैं। तो ये पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम है ट्रिन ट्रिन। फिर अगला है टाइनी ओरांग रोर्स ऑन टाइगर डेंसिटी। तो ये ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है, ये 49th टाइगर रिजर्व है कंट्री का, तो
लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो अनाउंस किया गया, 50th जो लेटेस्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में कमलंग टाइगर रिजर्व। तो ये ओरांग टाइगर रिजर्व जो है, मतलब 50 टाइगर रिजर्व है कंट्री में, उसमें से ओरांग टाइगर रिजर्व का सबसे छोटा कोर है। कोर रीजन होता है, कोई भी टाइगर रिजर्व होगा उसमें एक कोर रीजन होगा, बफर रीजन होगा। तो सबसे छोटा कोर रीजन जो है वो ये ओरांग टाइगर रिजर्व का है। और यहाँ पे जो अभी सेंसस हो रहा था टाइगर पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए, वहां ये सामने आया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी है। तो यहाँ पे अराउंड 28 टाइगर्स काउंट किए गए, और यहाँ पे रीजन एरिया बहुत छोटा है। तो इसका टाइगर डेंसिटी मतलब पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में टाइगर डेंसिटी हो गई 35.44। और जो प्रीवियसली माना जाता था हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी, स्टेट वाइज में भी हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी असम में है। तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क असम का था, वहां पे माना जाता था हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी में 12.72 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर टाइगर्स। तो अब ये सेकंड हो गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल उत्तराखंड का ये थर्ड है, और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका का ये फोर्थ लेवल पे है। तो ये असम के टाइगर रिजर्व बताए गए हैं। मानस, ओरांग यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, स्मॉलेस्ट कोर है ये। काजीरंगा जो सेकंड स्पॉट पे अभी इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेंसिटी। तो ये फेमस टाइगर रिजर्व है 3, और इवन डिब्रू साइखोवा। फिर अगला न्यूज आइटम है चाइना कॉप्टर इन इंडियन स्काईज। तो यहाँ पे चाइना हेलीकॉप्टर स्पॉट की गई जो इंडियन एयर स्पेस में पाई गई इन चामोली डिस्ट्रिक्ट। ये उत्तराखंड रीजन में है। तो इंडिया चाइना बॉर्डर यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पार्ट है यहाँ पे, और कई बार यहाँ पे चामोली डिस्ट्रिक्ट में चाइनीज हेलीकॉप्टर स्पॉट की गई है। तो ये काफी कम 4 मिनट्स के लिए अराउंड यहाँ पे थी। तो ये क्या एक्सीडेंटली हुआ था कि ये पर्पसली था, उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो ये कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए गए। फिर अगला है न्यू राइफल रेडी बट आर्मी होल्ड्स फायर। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने ये नई राइफल्स बनाई है असॉल्ट राइफल्स आर्मी के लिए, 7.62 mm असॉल्ट राइफल्स। तो ये रिकॉर्ड 6 मंथ्स में डेवलप की गई एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्मी। तो ये आर्मी इससे खुश नहीं है, और वो इसका ट्रायल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन आर्मी अब कह रही है कि वो ग्लोबल टेंडर इशू करेगी फॉर प्रोक्योरिंग न्यू राइफल्स। तो ये जो राइफल्स है 4.5 kg फुल्ली ऑटोमेटिक राइफल्स है, सेल्फ लोडिंग राइफल्स है ये। और इसके अंदर इवन पिकेटिनी रेल दिया गया है, ताकि ये स्टैंडर्ड ब्रैकेट होता है गन में ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे एक्सेसरीज भी लगाई जा सकती है, जैसे नाइट विजन डिवाइस हो या अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स हो, तो वो भी इस पे माउंट किए जा सकते हैं। तो ये असॉल्ट राइफल्स है। पहले भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने आर्मी को सप्लाई किए हैं इंसेस, इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल्स। तो ये 10 लाख इंसेस राइफल्स आर्मी को ऑलरेडी सप्लाई किए गए हैं इन 1999। ये इंडक्शन स्टार्ट हुआ 2004 तक, कंप्लीटली इंडक्ट हो गई है आर्मी में। और अब आर्मी चाहती है कि इसको रिप्लेस किए जाए, तो उसके लिए भी वो नए डिमांड्स कर रही है, नए राइफल्स डिमांड कर रही है। तो ये जो इंसेस भी थे ये 5.56 कैलिबर इंसेस राइफल्स थे, तो वो है। तो असॉल्ट राइफल्स के लिए अभी ये इंटरचेंजेबल बैरल्स के लिए उन्होंने 2011 में भी एक टेंडर इशू किया था, लेकिन उसको कैंसिल कर देना पड़ा क्योंकि कोई कंपनी ये सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो अब फिर से 7.62 mm असॉल्ट राइफल्स के लिए भी उन्होंने ग्लोबल टेंडर का डिमांड किया है कि ग्लोबल टेंडर इशू किया जाए। वही है, रेडी है राइफल, पर आर्मी इज नॉट हैप्पी। फिर अगला न्यूज आइटम है CSIR faces fund crunch, asks lab to look outside. So Council of Scientific and Industrial Research जो है इसके अंदर 38 labs है। तो यहाँ पे फंडिंग काफी अफेक्ट हुई है इसको। तो यहाँ पे फंडिंग जो है मेजरली वो कह रहे हैं कि सैलरी इंक्रीज की वजह से जो 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट किए गए, तो सैलरी काफी इंक्रीज हुई है, पेंशन रिक्वायरमेंट्स काफी इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है कि वो ये लैब्स को फंड कर सके। तो इसीलिए CSIR चीफ डायरेक्टर ने सब लैब्स को लेटर लिखा है कि वो अपने फंडिंग के लिए आउटसाइड सोर्सेस को कंसिडर करे। तो ये ऑलरेडी 2015 में भी CSIR ने देहरादून डिक्लेरेशन में अनाउंस किया था कि वो अपना 50% बजट एक्सटर्नल सोर्स से जनरेट करेगी। तो उसी चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि CSIR में जो फंडिंग दी जा रही है तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। तो जो वो रिसर्च करते हैं और जो प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं वो वायबल प्रोडक्ट्स हो, वो वैल्यू जनरेट करे उसमें से, और वो खुद अपने आप को फंड कर सके। तो वो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन भी है। तो यहाँ पे CSIR के ग्रांट के बारे में लिखा गया। तो अराउंड 40% जो उनका इनकम है वो ग्रांट की तरह गवर्नमेंट से आता है।
तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स वो इनिशिएट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट उनके अंडर है, तो वो इससे जो डिविडेंड्स मिलते हैं, रॉयल्टीज, लाइसेंसेस से मिलते हैं, तो उससे वो अपना फंडिंग भी जनरेट करते हैं। फिर अगला है आधार मस्ट फॉर केरोसिन सब्सिडी अटल पेंशन योजना। तो गवर्नमेंट ने अब आधार मैंडेटरी कर दिया है केरोसिन सब्सिडी के लिए। 30 सितंबर से आपको आधार मैंडेटरी होगा, और इवन अटल पेंशन योजना के लिए 15 जून से ही आधार मैंडेटरी किया गया है। तो ये भी कहा गया है कि अगर आधार कार्ड नहीं ऑब्टेन किया गया अब तक, तो आप राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड वगैरह भी दिखा के आप बेनिफिशियरी बन सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको आधार अक्वायर करना है। तो गवर्नमेंट चाहती है सारी ये जो स्कीम्स है वो आधार लिंक्ड हो जाए, ताकि जो भी लीकेजेस होगी उसको प्लग किया जा सके, तो कोई लूप होल्स ना रहे, कोई लीकेजेस ना हो इसमें, वो गवर्नमेंट कहती है उनका एजेंडा है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए में कि आधार मैंडेटरी कैसे किया जा सकता है, पर गवर्नमेंट कह रही है कि आधार मैंडेटरी नहीं है, आप अगर आधार नहीं है तो आप दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ भी दिखा सकते, आप फिर भी बेनिफिशियरी रहोगे। पर फिर भी आर्ग्यूमेंट ये है कि आधार इवेंचुअली आप मैंडेटरी करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों? तो वो है क्योंकि इसमें काफी सारा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होगा, और यहाँ पे अगर लीकेजेस या कुछ कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ, इशू हुआ, तो लोगों को अफेक्ट होगा सिग्निफिकेंटली। तो वो पॉइंट रेस किया जा रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आधार बीइंग मेड मैंडेटरी, तो वो तो पेंडिंग है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है अपनी स्कीम्स आधार से लिंक करके उनको डेडलाइंस देते हुए। तो यहाँ पे एक तो केरोसिन सब्सिडी है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर भी आता है। तो ये केरोसिन सब्सिडी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को अफोर्डेबल केरोसिन प्रोवाइड करती है फॉर बीपीएल फैमिलीज। तो जनरली बीपीएल फैमिलीज में कुकिंग, डोमेस्टिक यूज के लिए यूज किया जाता है, तो उनको टारगेट करते हुए ये सब्सिडी है। तो ये केरोसिन आपको मार्केट प्राइस पे खरीदना होगा, और जो सब्सिडी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जो अटल पेंशन योजना है उसमें भी पेंशन अमाउंट जो है वो आपको पेमेंट किया जाएगा थ्रू आधार लिंक्ड अकाउंट, तो वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटल पेंशन योजना में भी सब्सक्राइबर को पेंशन मिलता है अराउंड 1000 to 5000 अ मंथ, तो वो डिपेंडिंग ऑन जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने की है उस हिसाब से। तो 60 इयर्स की एज के बाद ये पेंशन आना मंथली शुरू हो जाता है। तो ये सारे स्कीम्स के बारे में भी लिखा है जहाँ पे आधार मैंडेटरी किया गया है। तो वही है, काफी सारे स्कीम्स, इवन फाइलिंग इनकम टैक्स के लिए भी, पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई करने के लिए भी आधार मैंडेटरी किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, MGNREGA, काफी सारे स्कीम्स के लिए ये आधार लिंक किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है कॉमर्स मिनिस्ट्री टू रीडिफाइन फोकस। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अब ये अनाउंस किया है कि वो चाहती है कि उनके पोर्टफोलियो से नॉन कोर एरियाज को हटा दिया जाए, ताकि वो कोर एरियाज पे ही कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो उनके हिसाब से कोर एरियाज है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे उनको ध्यान देना चाहिए, और फॉर्मुलेट करने के लिए मतलब बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन का जो काम उनके पास है, तो वो नॉन कोर एरिया माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि नॉन के एरिया जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इवन कमोडिटी बोर्ड्स है जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस, टोबैको बोर्ड वगैरह, तो इन बोर्ड्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जिनका कंट्रोल कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास है, वो चाहते हैं कि ये सब नॉन कोर एरियाज उनके पोर्टफोलियो से हटा दिया जाए, ताकि वो कोर एरियाज पे फोकस कर सके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। इंडिया के जो ट्रेड टॉक्स होते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे बायलैटरल FTAs, रीजनल FTAs है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट निगोशिएट किया जा रहा है बिटवीन एशियन नेशंस और 6 अदर नेशंस है, 16 नेशंस के बीच में, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये सारे नेशंस और एशियन नेशंस के साथ ये 16 नेशंस का RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट निगोशिएट किया जा रहा है। तो वो FTA निगोशिएशंस वो जरूरी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इवन इंडिया EU BTIA है, फिर इवन वर्ल्ड ट्रेड लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा डिस्कस किया जा रहा है। तो ये सारे इश्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कॉमर्स मिनिस्ट्री को, नॉन कोर एरियाज पे नहीं। तो ये वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हमसे ये हटाया जाए। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स को FTP इम्प्लीमेंटेशन दिया जाए, पर FTP इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने भी कहा ये हमारा कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। इसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है, जो प्रेजेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर है, ऐसा करके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो इसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो वो ये कह रहे हैं। इवन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है जो ये कमोडिटी बोर्ड्स है,
टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस बोर्ड, टोबैको बोर्ड, ये वगैरह, इनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उनको प्रोवाइड करना चाहिए ये फंक्शंस। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके पास होना चाहिए। तो ये सजेशन कॉमर्स मिनिस्ट्री ला रही है, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते, ये फाइनली गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगी। तो ये उनका सजेशन है। फिर अगला न्यूज आइटम है, विल आरबीआई करेक्ट इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू फाइनलाइज करती है, स्पेसिफिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विच इज हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग्स होते हैं। तो फेब 2017 में जो मीटिंग थी तब आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस चेंज किया अकोमोडेटिव से न्यूट्रल। तो ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस का मतलब है कि हम अकोमोडेटिव रहेंगे, मतलब अगर इन्फ्लेशन लो है और इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है तो हम उसके लिए प्रोविजंस लाएंगे, रेपो रेट को हम रिड्यूस करेंगे। और न्यूट्रल मतलब कि हम देखेंगे सिचुएशन जैसे है, अगर इन्फ्लेशन कंसर्न हाई है तो रेपो रेट भी हाई किया जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट किया जाता है स्पेसिफिकली बाय रेपो रेट। तो रेपो रेट है रीपर्चेसिंग ऑप्शन, मतलब रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करती है। तो ये बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर आरबीआई उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेगी तो बैंक्स भी अपने बोरोइंग्स पे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो क्रेडिट कॉस्टली हो जाएगा मार्केट में। तो अगर आरबीआई अपना रेपो रेट लो रखेगी तो बैंक्स भी वो ट्रांसफर करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वहां पे भी इंटरेस्ट रेट जब लो होंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो वो पर्सपेक्टिव से रेपो रेट से वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो न्यूट्रल मतलब हम बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, हम डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन देखा जाए तो वो 3% से कम हो गया इन अप्रैल 2017, क्योंकि फूड प्राइसेस भी काफी कम हो गए हैं और ऑयल प्राइसेस भी ग्लोबली लो है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन रेट्स कम है। तो अब उनका जो न्यूट्रल स्टैंस है वो उसमें उनको अकोमोडेटिव ही होना होगा, मतलब उनको इन्फ्लेशन कंसर्न्स लो है तो मार्केट को बूस्ट करने के लिए रेपो रेट को कम ही करना चाहिए। तो वो एक्सपेक्टेशन है। तो लास्ट रेपो रेट जो है अभी 6.25% है। तो अब देखेंगे आरबीआई क्या डिसीजन लेती है, वो हम देखेंगे जब जून 7 को ये पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया जाएगा। तो वो है। तो ये रेपो रेट एक्सप्लेन किया गया। रीपर्चेज रेट, तो ये जो है आरबीआई लोन दे रही है और शॉर्ट पीरियड लोन होता है ये बैंक्स को। तो आरबीआई लोन देती है इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू आरबीआई करती है और अब वो रीपर्चेज कर रही है, इसलिए रेपो रीपर्चेज ऑप्शन। तो वो बैंक से रीपर्चेज करती है, ये अग्रीमेंट के वो उनको सेल कर देंगे आफ्टर फिक्स रेट पे वो सेल किए जाएंगे। तो ये रेपो रेट होता है। और रिवर्स रेपो रेट जो है वो है जो आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना होगा बैंक्स को फॉर अ शॉर्ट टर्म। तो वो रिवर्स रेपो रेट आरबीआई पे इंटरेस्ट रेट है। और बैंक रेट होता है रेपो रिवर्स रेपो शॉर्ट टर्म के लिए, और बैंक रेट जो है वो जनरल रेट है जिसपे बैंक्स आरबीआई से बोरो कर सकती है। तो सारे इंटरेस्ट रेट्स जो है अगर इंक्रीज हो गए तो इकोनॉमी में भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए और इकोनॉमी में क्रेडिट जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्रेडिट इजीली नहीं मिलेगा, मतलब क्रेडिट हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। और अगर ये रेट्स रिड्यूस किए जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में भी कम होते हैं, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स भी, और उस वजह से क्रेडिट को बूस्ट मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। तो वो है, तो इसको रेगुलेट करना होता है डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो इसको हम रेगुलेट कम ही करना होगा, वरना इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। और फिलहाल तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का यही ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना है, कि इन्फ्लेशन विद इन बाउंड्स है। 4% टारगेट है, ±2% अकोमोडेट किया जा सकता है, मतलब मैनेज किया जा सकता है। तो वही है। तो अब जून 7 को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद फिर से यहाँ पे हमको न्यूज में आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।